नमस्कार किसान भाइयों। कृषि रंग के फेसबुक लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो चर्चा में हमारे साथ जो प्रगतिशील किसान जुड़े हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनको जिला स्तर, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर पे कई सारे अवार्ड मिल चुके हैं और हर साल कई सारे अवार्ड इनको मिलते रहते हैं। और इनको आमतौर पे एक नवाचारी किसान के तौर पे जाना जाता है क्योंकि कृषि क्षेत्र में इन्होंने कई सारे नवाचार किए हैं। इन्होंने गेहूं की उन्नत किस्म की भी खोज की है जिसका नाम है नरेंद्र 09, जिसकी खेती हमें लगता है देश के मैदानी क्षेत्र में लगभग सभी राज्यों में होती है और इसकी उत्पादकता भी काफी अच्छी है। और इस किस्म का सर के पास पेटेंट भी है। लेकिन आज की जो चर्चा में हम सर से जो बात करने वाले हैं वो किसान जो है जहर मुक्त खेती कैसे कर सकते हैं, यानी कि खेतों में किसी तरह का पेस्टिसाइड इस्तेमाल ना करना पड़े, उर्वरक ना इस्तेमाल करना पड़े और उपज भी बेहतर मिल सके। तो सर आज की चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप अपना परिचय दें। नमस्कार। मेरा नाम नरेंद्र सिंह मेहरा है और मैं उत्तराखंड के नैनीताल जनपद के हल्द्वानी विकासखंड का एक किसान हूँ। तो जैसा कि अभी आपने बताया कि नए नए प्रयोग करना या नवाचार करना मेरा एक जुनून है। और उसी के तहत मैं चाहता हूँ कि जो हमारी ये मृदा है ये बहुत जहरीली हो चुकी है। और जो हमारी भोजन की थाली है वो इतनी जहरीली हो चुकी है कि अ, मतलब ये समझिए कि हम अपने अंदर बहुत सारी बीमारियां लेते हुए आ रहे हैं। इन सब चीजों को देखते हुए हमारा एक बहुत बड़ा कर्तव्य बनता है हम किसानों का कि हम जहर मुक्त खेती की ओर बढ़ें और अपने देश को और अपने समाज को और अपने लोगों को एक ऐसा प्रोडक्ट दें, मतलब ऐसा उत्पादन दें जो चाहे फल हो, सब्जी हो, अनाज हो, जो भी शुद्ध हो। तो यही मेरा एक प्रयास है। लेकिन इस प्रयास को आगे लाने के लिए बहुत बड़े जन आंदोलन की आवश्यकता होती है। तो मैं हमेशा किसानों से कहता रहता हूँ कि आइए चलिए हम सब लोग मिलजुल कर इस जो हमारी खेती जहरीली हो चुकी है इस जहरीली खेती को अमृत की खेती की ओर ले जाने का प्रयास करें। जी। अ, सर आपसे मेरा जो पहला सवाल ये है कि जैसे कि पहले तो आप परंपरागत खेती ही करते होंगे, लेकिन आपने जो जहर मुक्त खेती है इसकी शुरुआत आपने कब की थी? देखिए देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आज से हम 70 या 60 के दशक से पहले अगर जाएं तो निश्चित रूप से हमारी जो खेती होती थी वो जहर मुक्त ही खेती होती थी। तब न तो कोई रसायन हुआ करते थे, न कोई पेस्टिसाइड हुआ करती थी, न कोई कीटनाशक हुआ करते थे। और लोग इतने बीमार भी नहीं होते थे। तो बीच में एक ऐसा दौर आया कि जिससे मतलब ये कहिए कि हमारे देश में अनाज की कमी हुई थी। उस अन्न की कमी को पूरा करने के लिए सरकार के ऊपर एक दबाव बना हुआ था कि इस देश में अधिक अन्न उपजाना है। अब अधिक अन्न उपजाने के लिए इस देश में हरित क्रांति का जो शुरुआत हुई थी, उस हरित क्रांति की शुरुआत के साथ ही साथ हमारे देश में मतलब ये समझिए कि अन्न को बढ़ाने के लिए, अधिक उत्पादन करने के लिए हमारे फर्टिलाइजर आया। तो उस समय इफ्को को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी कि भाई हरित क्रांति में इफ्को का बड़ा योगदान रहेगा। तो उस समय एनपीके, यूरिया, डीएपी जो भी रासायनिक खादें होती हैं सब आई। और उसके साथ साथ फिर किसान को लगा कि अधिक अन्न उपजाने के साथ साथ किसान एक होड़ में चलने लगा कि और अधिक उपजाना है और अधिक उपजाना है। तो हमने असंतुलित तरीके से अपनी इस भूमि को, अपनी मृदा को इतना असंतुलित कर दिया कि रासायनिक खादों से और कीटनाशक से, कि आज हमारी जमीन जहरीली हो चुकी है। अब भूमि या जिसको मृदा कहते हैं, यह हमारी माता है। अगर हमारी माता ही जहरीली हो जाएगी तो उसमें से उत्पन्न होने वाला अनाज स्वतः ही जहरीला होगा। अगर उस जहरीले अनाज को फिर हम भोजन के रूप में लेंगे तो हम वास्तव में अपने शरीर में बीमारियों का एक भंडार इकट्ठा करने लग जाएंगे। तो मैं जैसे कि आपने पूछा था कि आपके दिमाग में इस बात कैसे आई कि हमें जहर मुक्त खेती की ओर जाना चाहिए। लेकिन जब हमारे दादा इस भूमि को, इस कृषियों की भूमि को हमारे पिताजी के लिए छोड़ के गए होंगे, तो उस समय बिल्कुल विशुद्ध थी, इसका जल भी शुद्ध था, इसकी भूमि की जो उर्वरा शक्ति है बिल्कुल विशुद्ध थी। उसके साथ साथ हमारा पर्यावरण भी विशुद्ध था। लेकिन मेरे पिताजी के समय आते आते तक फिर हरित क्रांति का शुरुआत हो गई थी। और वो युग एक ऐसा युग आया कि जिसमें हम उन लोगों ने इस जमीन में बहुत ज्यादा रासायनिक खादों का प्रयोग किया और हमारी जमीन को मतलब इतना मतलब ये कहिए कि पंजाब और हरियाणा की अगर मैं बात करता हूँ तो वहाँ इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। वहां से तो एक कैंसर ट्रेन भी चलती है। तो इस तरीके से फिर हमारा जो टाइम आने लगा तो हमें लगा कि भाई किस तरीके से हम अपने भोजन की थाली को जहर से मुक्त करें। तो वहीं से मेरे दिमाग में ध्यान आया कि मुझे जहर मुक्त खेती करनी चाहिए। और मैंने शुरुआत जैविक खेती से की थी।
जैविक खेती के साथ भी कई चीजें जुड़ी होती हैं। और आज बात प्राकृतिक खेती की हो रही है, तो प्राकृतिक खेती करने के लिए भी किसान को अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं ये चाहता हूं कि बिना किसी दिक्कत के सामना किए बिना हम कोशिश करें कि हमारी जमीन में किसी भी तरीके से उन अनावश्यक रसायनों का प्रयोग बिल्कुल भी ना हो, और हमारे खेतों में जहर का प्रयोग ना हो। तो इसके लिए मेरे को लगभग 1996 95 96 की बात है, तब मुझे समझ में आने लगा था कि हमें अपनी खेती को कैसे बचाना है। तो उस वक्त भी हम ऐसे प्रयास करते थे कि जिससे कि हमारे पर्यावरण में जितने भी जीव जंतु होते हैं, इनके साथ किसी किस्म का इनको मारा न जाए, इनको सुरक्षित किया जाए। तो कुल मिला के 2003 4 5 के बाद फिर हमें लगा कि अब हमें जैविक खेती की ओर बढ़ना चाहिए। तो वहीं से हमने एक शुरुआत की थी। और जो इसकी अगर मैं स्पष्ट शुरुआत में कहूँ तो मेरी 2017 से तो इतनी स्पष्ट शुरुआत हुई थी कि फिर मैंने अपनी जमीन में किसी भी तरीके का जहर या केमिकल या फर्टिलाइजर को देना बिल्कुल बंद कर दिया। तो वहीं से एक सोच आई थी कि अब हमें इस जमीन को बचाना है। अगर एक किसान सोचता है तो उसका फर्क समाज में नहीं पड़ पाता। तो हम लोगों ने कोशिश की कि अन्य लोगों को भी इस ओर ले जाना होगा। तो हमने क्या किया कि जिस तरीके से हमारे ग्रुप बनने लगे, हमारे ऐप बनने लगे, तो उसमें हम अनेक अनेक देश के कोने कोने के किसानों से जुड़ने लगे। और हमने सोशल मीडिया के माध्यम से एक अभियान चलाया कि भाई हम सब किसानों को जहर मुक्त खेती की ओर बढ़ना है। और इसका आज हम देख रहे हैं पूरे देश में जहर मुक्त खेती की ओर किसान बढ़ रहा है। और जिसका कुछ समय बाद हमें देखने को मिलेगा कि इसका क्या असर है। और वास्तव में जो हमारा आने वाला समय होगा वह जहर मुक्त खेती ही से ही जीवंत रहेगा, क्योंकि जब तक हमारा जीवन है और तब तक हमें विशुद्ध अनाज की जरूरत पड़ेगी। अगर हम अधिक कमाने के चक्कर में अपने खेतों को प्रदूषित कर देंगे तो उसके दुष्परिणाम सामने आएंगे। जी। आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि आपने जहर मुक्त खेती करने के लिए कौन कौन से प्रमुख बदलाव किए हैं? सबसे पहले तो हम लोगों ने जो हमारी जमीन थी इतनी इतनी कठोर हो चुकी थी कि मतलब उसमें किसी तरीके के अन्न के बीज पैदा हो, मतलब बीज अंकुरण नहीं कर पा रहे थे। जमीनें बहुत खराब हो गई थी। तो उसके लिए हमारा जो था जैविक अ, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र जो गाजियाबाद में है, वहां पर वेस्ट डी कंबोजर नाम से एक 20 रुपए की एक डिबिया मिलती थी। और उस डिबिया का हमें जब पता चला तो हमने वेस्ट डी कंबोजर से अपना एक शुरुआत की थी कि हम उससे अपने खेतों में उसको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। और जब हमने उसका इस्तेमाल किया तो हमें उसके बड़े फायदे दिखने लगे। उसके बाद फिर हमने क्या किया कि इस खेती में गाय के गोबर और गोमूत्र और नीम इन चीजों का प्रयोग करना शुरू किया। क्योंकि जब आज से पहले जब हमारी खेती होती थी तो पूर्ण खेती हमारी गौ आधारित ही होती थी, चाहे वो गाय गौ माता हो या हमारा बैल हो। उन उनसे ही हम पूरी जो खेती की रीढ़ हुआ करती थी, जो खेती की मूल अवधारणा थी, वो हमारी गौ माता थी। चाहे उसका बछड़ा पैदा हो चाहे उसकी बच्चा पैदा हो। जब हमारे घर में बच्चियां पैदा होती थी तो हम बड़े खुश होते थे कि हमारे घर में एक गाय और बढ़ गई है। और जब हमारे घर में बछड़ा पैदा होता तब भी हम बड़ी खुशियां मनाते थे कि हमारे घर में एक बछड़ा पैदा हो गया, यानी कि एक बैल और पैदा हो गया। तो इस तरीके से तब खेती में क्या होता था कि पशु जो था उसका गोबर और गोमूत्र निरंतर अपने प्राकृतिक तरीके से खेतों में जाता रहता था, चाहे वो गोमूत्र के द्वारा गोमूत्र हो या गोबर हो। तो आज युग मशीनरी का युग जब आया, मशीनरी के युग ने सबसे पहले हमारे बैलों को खेतों से बाहर कर दिया। और उसके बाद फिर धीरे धीरे आज हम देख रहे हैं कि हमारी गौ माताएं भी सड़कों पर आ गई हैं। और गोवंश में अगर हम नर पशु को देखते हैं, बैल को देखते हैं, बछड़े को देखते हैं, तो वो सारे के सारे इतने बर्बाद हो गए हैं कि सड़कों में आ रहे हैं। और उस खुद किसानों के लिए, जिनके जिनके लिए किसान खुश हुआ करता था कि हमारे घर में एक बछड़ा आ गया, एक बछिया आ गई, आज वही बछड़े और बछिया और गाय हमारी सड़कों में घूम रही है। और उनको भूख, अपनी भूख को शांत करने के लिए वो किसानों के खेतों में जा रही है और नुकसान कर रही हैं। तो मुझे लगा कि हमारे पास गाय का होना नितांत आवश्यक है, हमारे आंगन में एक नीम का पौधा होना जरूरी है। और अब इसमें हमने शुरू क्या किया कि गाय के गोबर को अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि गाय का अगर 10 किलो गोबर हमने इकट्ठा किया, उसमें 200 लीटर के ड्रम में हम क्या करते हैं कि 10 किलो गोबर डाल लेते हैं। गाय का विशुद्ध गोबर मतलब ताजा गोबर डाल लेते हैं उसमें। फिर गाय का 10 लीटर गोमूत्र भी डाल लेते हैं उसमें। 2 किलो गुड़ मिला लेते हैं, थोड़ा सा उसमें बेसन भी मिला लेते हैं। इस तरीके से जंगल की मिट्टी मिला लेते हैं। तो एक प्रकार का हम उसे घोल बना लेते हैं और अलग अलग किसान से अलग अलग नामों से लेते हैं, लेकिन उसका फायदे कहीं ना कहीं खेती में दिखते हैं। तो हमने ये शुरुआत किया। अभी मैंने जो नए इनोवेशन किए हैं उनमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे जैसे हम खेती करते हैं तो हमें अनुभव बढ़ जाते हैं कि पहले हम दीमक को अपना बहुत बड़ा दुश्मन समझते थे, लेकिन अगर हम बारीकी से देखें तो दीमक हमारा दुश्मन नहीं है। दीमक जितने अपशिष्ट हमारे होते हैं
तो उन अवशिष्टों को मिट्टी में बदलने का कोशिश करता है। अगर दीमक नहीं होते तो आज आपको इतने बड़े बड़े पहाड़ नहीं दिखाई देते। ये पहाड़ जो जंगल हुआ करते हैं उनको, उन पेड़ों को जो जंगलों में गिर जाते हैं, उनको दीमक मिट्टी में बदलकर पहाड़ बना देता है। उसी तरीके से हम दीमक को पहले अपना दुश्मन समझते थे, और लोग उसमें कीटनाशक डालने से दीमक को मार दिया करते थे। लेकिन दीमक हमारा दुश्मन नहीं है। हाँ, कभी कभी वो हमें, हमारी फसलों को नुकसान कर देता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया कि हमें कई चीजें आने लगी। जैसे अभी मैंने बिल्कुल लेटेस्ट जो किया है, नीम की, जैसे एक मान लीजिए 30 लीटर का एक भगोना होता है, बहुत बड़ा सा तांबे का भगोना होता है। उस तांबे के भगोने में 30 लीटर पानी में हम 10 लीटर, 5 5 किलो नीम के ताजे पत्ते डाल लेते हैं, और उनको उनको उबालते हैं, और उसमें 200 ग्राम हम ये जो पूजा वाला कपूर होता है उसको भी डाल देते हैं, उसका अर्क को बनाते हैं। और जब वो काफी पक जाता है, उसका अर्क निकल जाता है, तो उस अर्क में फिर हम ऐसा करते हैं कि उस 30 लीटर पानी में हम क्या करते हैं कि जो 15 लीटर की जो एक टैंकी होती है, उस 15 लीटर की टैंकी में 2 लीटर इसको डालते हैं, इस घोल को डालते हैं। और उस घोल को डालने के बाद उसमें 1 लीटर गोमूत्र भी डालते हैं, और उसका अगर छिड़काव हम अपनी फसलों में निरंतर करते जाते हैं तो हमारे खेतों में कीट प्रवेश नहीं कर पाते हैं, यानी कि मरते नहीं है। वो कीटनाशक नहीं है, वो कीट नियंत्रक है। इस तरीके से हमने प्रयोग किया। अगर वैसे दीमक अगर कभी हमारे खेतों में नुकसान कर रही हो, तो ऐसी कंडीशन में बहुत कम, ये मानिए कि 50 से 100 ग्राम, अगर हम हींग को 200 लीटर पानी में अपने खेतों में सिंचाई के समय बहा लेते हैं, तो हमारे खेत के दीमक को दूर कर देती है, फसलों से दूर कर देती है, नुकसान नहीं करती है। तो इस तरीके से हम प्रयोग करते आए। फिर हमने क्या किया कि अपने केचुआ की खाद बनानी शुरू की, कंपोस्ट खाद बनानी शुरू की, और इस तरीके से हम लोगों ने जो भी ये रासायनिक खादें थी उन खादों को अपने खेतों से दूर रखा। और इस तरीके से कुछ ना कुछ नया करते हैं, और जो उसका रिजल्ट हमारे सामने आता है वो हम अन्य किसानों के सामने रखते जाते हैं। जी। अ, आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि जहर मुक्त खेती के अपनाने से आपकी खेती में क्या फर्क पड़ा है? जी, जहर मुक्त खेती अपनाने से सबसे बड़ा फर्क तो ये लगा कि शुरुआती दौर में भले ही हमें उसका रिजल्ट नकारात्मक दिखा हो, लेकिन कुछ समय के बाद वो इतना सकारात्मक रिजल्ट है। अब आप दिल्ली में बैठे हुए हैं, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर मैं कहूँ कि मेरे खेत के आप फलों को या सब्जियों को आप उसको स्वाद उसका लीजिए, तो थोड़ा सा मतलब मुश्किल हो जाएगा। लेकिन एक तो वो इतने स्वादिष्ट होते हैं, उनका स्वाद जो नेचुरल स्वाद उनमें आता है, और उसके साथ साथ उनमें पौष्टिकता बहुत होती है। और उनका सेवन करने से हमारे जीवन में जो छोटी मोटी सर्दी जुकाम या किसी किस्म की छोटी मोटी बीमारियां होती हैं, वो सदैव हमसे दूर रहती हैं। और आर्थिक रूप से भी अगर हम देखते हैं तो आज हमारे पास इतने लोग जुड़ गए हैं जो हमसे कहते हैं कि भाई साहब, आप अपने अगर आपके पास है तो आप हमें अपने खेतों का अनाज देना शुरू कर दीजिए, अपना फल अपने वहां से दे दीजिए, सब्जियां दे दीजिए। तो इस तरीके से हमें एक बाजार हमारे घर के आंगन पे मिल जाता है। वो अलग बात है कि कुछ किसान बहुत महंगी कीमत पे देना चाहते हो, लेकिन मेरा जो उद्देश्य है, मैं अपने उत्पादों को बहुत महंगी कीमत पर नहीं देना चाहता हूँ। अगर मैं बहुत महंगी उनकी कीमत कर दूंगा तो हमारा वह उपभोक्ता वंचित रह जाएगा, जो उसको खरीदने से जिसका दायरा बाहर हो जाएगा वो नहीं खरीद पाएगा। तो हम कोशिश करते हैं कि अगर हम कोई अच्छी चीज पैदा कर रहे हैं तो उसको सामान्य जो अनाज होता है उससे थोड़ा ऊपर, जितना हमारी लागत बढ़ के आती है उसी तरीके से थोड़ा सा उसको बढ़ा के अपने ग्राहकों को देते हैं। और आज मुझे किसी बाजार के मुंह ताकने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जितना भी पैदा करता हूँ वो मेरे घर आंगन पे या मेरे खेत पे ही मेरे उपभोक्ता आते हैं, और मेरे उपभोक्ता मेरे घर से ले जाते हैं। जी। अ, चूंकि बहुत सारे किसानों का मानना ये होता है कि यदि ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग करते हैं तो उत्पादकता पर काफी प्रभाव पड़ती है। तो इसी जुड़ा हुआ मेरा सवाल है कि आपको पहले के मुकाबले जो उत्पादन में कोई वृद्धि हुई है या उसमें कमी आई है जब से आप जौर खेती कर रहे हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, चाहे हम जैविक खेती कहें, प्राकृतिक खेती कहें, जड़ मुक्त खेती, कुछ भी उसे कहें, नाम उसका ये एक ही है कि शुद्ध अनाज पैदा करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। शुरुआती दौर में बहुत बड़े धैर्य की आवश्यकता होती है जैविक खेती में उतरने के लिए, क्योंकि जब हम शुरू से करते हैं तो उसका उत्पादन वास्तव में बहुत कम होता है। धीरे धीरे जब हम उस ओर बढ़ते जाते हैं, हमारी जमीन का जहर उतरता जाता है, तो निश्चित रूप से वो उत्पादन भी उसका धीरे धीरे बढ़ जाता है। अब आज की तारीख में तो मैं कहूंगा कि मुझे किसी किस्म के रासायनिक डालने की या मुझे किसी किस्म से रासायनिक उर्वरक डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। मैं उसको लगभग ऊपर आ चुका हूं, जहां पर, अब इसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा कि अगर हम प्राकृतिक तरीके से या प्राकृतिक तरीके से मैं अगर हल्दी को उपजाना चाहूं, तो हल्दी का उत्पादन मैंने बढ़ा दिया है।
साधारण तरीके से और बढ़ गया है। इसी तरीके से कंद वाली जो सब्जियां होती हैं, जैसे आलू आप समझ लीजिए, मूलियां समझ लीजिए, तो सब्जियों के उत्पादन में तो एकदम बहुत बड़ा फर्क आया है। लेकिन अनाज में भी हम कहीं पे भी उससे पीछे नहीं है। एक भ्रम लोगों का है कि प्राकृतिक खेती, जैविक खेती करने से हमारा उत्पादन घटता है। 3 साल घटता जरूर है, लेकिन चौथे साल से ऊपर उठना शुरू हो जाता है। जी। एक सवाल मेरा ये है कि जहरमुक्त खेती के लिए कौन से पौधों या फसलों को अधिक उपयुक्त पाते हैं आप, यानी कि मतलब जहरमुक्त खेती करने के लिए आप किन किन फसलों की खेती करते हैं, सब्जियों की खेती करते हैं? जी, जहर मुक्त खेती करने के लिए सबसे पहले तो बीज का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। क्योंकि हम बात जैविक खेती की करें और उसमें हाइब्रिड बीजों का इस्तेमाल करना शुरू कर दें या हाइब्रिड चीजों को बोना शुरू कर दें और बाद में कहें कि हम तो जैविक खेती कर रहे हैं, हमें सबसे पहले अपने उन परंपरागत बीजों को जीवंत करना है, उनको संरक्षित करना है, उनका संवर्धन करना है, जो कभी हमारे दादा परदादा ने इस संभाल कर रखे हों। आज अगर हम उन परंपरागत बीजों की बात करते हैं, जो देसी बीज हमारे हुआ करते थे, पुराने बीज हुआ करते थे, वो आज हमारे आदिवासी जो समाज के जो भी किसान बंधु हैं उनके पास सुरक्षित हैं। और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि उन अनाजों को अगर हम उनमें एक तो बहुत अधिक प्रतिरोधक क्षमता होती है, और वो कहीं ना कहीं इन हाइब्रिड अनाज से स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। हाइब्रिड अनाज हमें उत्पादन अवश्य बहुत अधिक दे सकता है, लेकिन जो उसका जो उसकी मतलब उपयोगिता है, या जो उसके अंदर जो उसके गुण हैं, वह हमें अपने उन पुराने जो परंपरागत बीज हैं, देसी बीज हैं, उन्हीं से मिलेगा। मैं अपनी खेती में बिल्कुल प्राकृतिक जो पुराने बीज हैं उनको ढूंढ कर लाता हूं, उन्हीं का इस्तेमाल कर रहा हूं। और हम किसी किस्म के हाइब्रिड बीजों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जी। तो फिलहाल अभी आप किन फसलों और सब्जियों की खेती कर रहे हैं? जी, लगभग मैं अनाज में मैं गेहूं, धान, सोयाबीन, मक्का, जो भी फसलें होती है लगभग सभी की करता हूँ। सब्जियों में भी लगभग सारी सब्जियां होती हैं। और अगर हम ये कहें कि जैसे खजूर है, वो यहाँ नहीं पैदा हो सकता, इसलिए उसको हम यहाँ पर नहीं उगा सकते हैं। लेकिन लगभग जो भी फसलें आमतौर पर होती हैं, वो उनका हम सभी का उत्पादन करते हैं। यहाँ पर आलू की भी खेती होती है, यहाँ पर टमाटर की खेती होती है। सब्जियों में यहाँ पर प्याज की और लहसुन की बहुत अच्छी खेती होती है। और सीजन में अगर हम आ जाते हैं तो भिंडी या हरी सब्जियों की भी खेती होती है। तो लगभग हर किस्म की खेती यहाँ पर की जा सकती है, कपास को हम छोड़ दें अगर तो। अच्छा, यदि कोई किसान जहर मुक्त खेती करता है तो खर्च और मुनाफे में क्या अंतर आता है? देखिए, उसका भी तरीका अलग अलग है। कुछ किसान उस चीज को धीरे धीरे बदलाव में लाते हैं। वो क्या करते हैं कि मान लीजिए वो 1 कुंटल अगर वो किसी रसायन का प्रयोग कर रहे हो, तो उसको धीरे धीरे घटाएंगे और इसको बढ़ाएंगे। और कुछ किसान क्या होते हैं कि शुरुआती दौर से ही उसको चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं, मतलब एकदम से हट जा मतलब एकदम से ही बदलाव लाना चाहते हैं। जो एकदम से बदलाव लाना चाहेंगे तो उसमें बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ये समझिए कि जहां पर हम 10 कुंटल अनाज पैदा कर सकते हैं, वहां पर 2 ही कुंटल अनाज पहले साल में पैदा हो पाता है। फिर धीरे धीरे वो बढ़ता है और एक समय ऐसा आता है कि हम उस सीमा को लेके ऊपर जा सकते हैं। चूंकि जो भारत सरकार है वो नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट कर रही है ताकि ज्यादा ज्यादा किसान उसकी खेती कर रहे हैं। तो इसी से जुड़े हुए मेरा एक सवाल ये है कि जो आप जहर मुक्त खेती कर रहे हैं, तो इसकी खेती के लिए या क्या आपको सरकार से या किसी प्रकार की संस्था से कोई मदद भी मिली है? देखिए, अब इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। ये एक ऐसी विधा है, इसमें ऐसा कोई बहुत बड़े बजट की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। ऐसे कोई मतलब सहयोग की आवश्यकता ही नहीं पड़ सकती है। ये तो पुराने जमाने का, जो पुराने जमाने में जो खेती की जाती थी, जो हमने भुला दी थी, छोड़ा छोड़ दी थी, उसको दोबारा हम लाना चाह रहे हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और मैं जहां तक है, मैं ज्यादा इन उसमें नहीं रहना चाहता हूँ कि सरकार से हमें कोई मदद मिल जाए और हम उसको फिर ऐसा करें। तो मेरा जहां तक सवाल है, मैं अपना जो भी ये जैविक खेती या प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ, या अपने संसाधनों से या अपने स्वयं के संसाधनों से ही इसको कर रहा हूँ। अभी तक मैंने कहीं से कोई इसमें मदद लेने की मैंने अपनी जरूरत नहीं समझी। जी। चूंकि आप एक नवाचारी किसान हैं और नवाचार हमेशा करते रहते हैं, तो क्या मतलब भविष्य में कृषि में कुछ और बदलाव करने की आप विचार कर रहे हैं या उस पर कोई काम कर रहे हैं आप अभी? जी, जब होता क्या है कि जब भी हम किसी जगह में जाते अगर किसान बार बार अपने खेतों में आना जाना रखेगा, तो उसे कई कई नई चीजें देखने को मिलती हैं।
और उसे कई बदलाव देखने को मिलते हैं। उसे लगता है कि अगर हम इसको इस तरीके से करेंगे तो कुछ हो सकता है। जरूरी नहीं है कि जिस प्रयोग को आज हम कर रहे हैं वह सफल भी हो जाए। कभी कभी हमें क्या होता है कि एक प्रयोग को करते करते 10 बार हम उसमें असफल हो जाते हैं और 11वीं बार में हम सफल हो पाते हैं। और कभी कभी होता है क्या है कि हम किसी चीज को शुरुआती दौर में करते हैं और पहले ही बार में सफल हो जाते हैं। तो इस तरीके से खेती तो एक ऐसी चीज है, इसमें अभी नवाचार रोकने वाले नहीं है। हो सकता है एक नवाचार मैं करूं, दूसरा कोई और किसान करे, तीसरा कोई और किसान करे, देश में बहुत किसान है, नए नए नवाचार आएंगे। और कृषि और नवाचार का एक बड़ा संबंध है। किसान जो भी नवाचार करता है, जब वो नवाचार वैज्ञानिकों तक पहुंचता है, किसान के पास अपनी कोई लाइब्रेरी नहीं है, किसान के पास अपनी कोई लैब नहीं है, मतलब ये मतलब प्रयोगशाला नहीं है। तो वो क्या करता है कि जो भी बदलाव वो लाता है या कोई नई चीज करता है तो सबसे पहले अपने निकटस्थ वैज्ञानिकों से बातचीत करता है कि साहब मैंने इस चीज को ऐसे प्रयास किया था और ये यहाँ पर इस तरीके का हुआ। फिर उसमें क्या होता है कि जो हमारे अनुसंधान संस्थान है, वहाँ बैठे हुए वैज्ञानिक हैं, वो उसमें किसान को सहयोग करते हैं। इस तरीके से हमारा कोई भी प्रयोग होता है तो उसमें बिना वैज्ञानिक के वो प्रयोग हम सफल नहीं मान सकते हैं। अंततः सफलता हमें किसी न किसी वैज्ञानिक के सहयोग से ही मिल पाती है। ठीक। अच्छा, एक सवाल मेरा और था कि अगर कोई किसान जहर मुक्त खेती करना चाहता है, तो यदि एक एकड़ जो है लगभग हर राज्य में चलता है, तो उसके अनुसार किसान के पास कितने पशु होने चाहिए? देखिए, ये अलग अलग बातें हैं, मैं आपको बताऊं। अभी अगर आप प्राकृतिक खेती के जो बहुत ज्ञानी लोग हैं, बहुत अच्छे जानकार लोग हैं, जो प्राकृतिक खेती को एक बहुत अच्छे तरीके से देश के सामने प्रस्तुत कर चुके हैं, उनकी अगर आप बात सुनेंगे तो वो कहते हैं कि एक गाय ही काफी है। एक गाय ही काफी है अगर हम प्राकृतिक खेती को आगे लाना चाहते हैं। तो मेरा मानना है अगर हमारे पास दो पशु भी हैं और एक नीम का पौधा भी है तो हम उसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। लेकिन इसको करने के लिए धैर्य की जरूरत होती है। मान लीजिए ना, मुझे आज किसी चीज की जरूरत है। हम जो चीज यहाँ पर तैयार करते हैं, मान लीजिए हम कोई तरल तैयार करना चाह रहे हैं, जैसे हम जीवामृत तैयार करना चाह रहे हैं, बीजामृत तैयार करना चाह रहे हैं, तो उसको तैयार करने की उसका एक टाइम होता है। किसी का टाइम 1 हफ्ता होता है, किसी का 10 दिन होता है, किसी का 20 दिन होता है, किसी का 21 दिन भी होता है। तो अब किसान को कोई चीज डालनी है तो वो आज बाजार में इतनी ज्यादा कंपनियां खुल गई हैं जो गांव में घूम रहे हैं किसान के पास कि हमारे पास ये जैविक दवा है, ये जैविक टॉनिक है और ये जैविक खाद है। मतलब एक बाजार जो है वो किसान के घर आंगन में आना शुरू हो गया है। लेकिन हमें उनसे नहीं खरीदना है, वो हमें स्वयं करना है। लेकिन उसके लिए हमें मतलब धैर्य रखना होता है कि हमारे पास जो हम तैयार करते हैं वो कम से कम हर समय तैयार हमारे पास हैं। तो मेरा मानना है हम दो गाय और एक नीम के पौधे, एक नीम के पेड़ से अपने प्राकृतिक खेती को बहुत अच्छे तरीके से शुरुआत कर सकते हैं। ठीक। अच्छा, एक सवाल मेरा और था कि क्या आप अन्य किसानों को भी जहर मुक्त खेती अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं? यदि हाँ, तो उनका मार्गदर्शन आप कैसे करते हैं? देखिए, आज सबसे बढ़िया मार्गदर्शन करने का तरीका जो है वो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया में कई ग्रुप हैं। अभी हमारा एक ग्रुप आपके साथ भी जुड़ा हुआ है, कृषि जागरण का एक ग्रुप है हमारा, और बहुत बड़ा ग्रुप जो उत्तराखंड वाला ग्रुप जो है सबसे बड़ा, उसमें उत्तराखंड के सबसे अधिक किसान हैं। एक तो हमारे सोच इतने ग्रुप हैं किसानों के, अलग अलग ग्रुप हैं। हम उन ग्रुप्स के माध्यम से और व्यक्तिगत रूप से और कई कई बार हमारी जो मीटिंग्स होती हैं उसके माध्यम से, कई बार जिला स्तर की बैठकें होती हैं उसके माध्यम से, और कई कई बार गांव में विभाग के लोग भी आते हैं कि भाई आज हमें बैठक करानी है, गांव के 150 किसानों को बैठा के बातचीत करते हैं। तो इस तरीके से हम बात करते हैं। अगर हमें मीडिया, सोशल मीडिया की अगर मैं बात करूं तो हमारा इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि देश के कोने कोने से जो इस इच्छुक किसान है, जो जानना चाहता है, जो सीखना चाहता है, ऐसे किसानों की संख्या अधिक नहीं है, लाखों में पहुंच गई होगी, मुझे ऐसा लगता है। हमारे बहुत ग्रुप हैं। तो इस तरीके से हमारी बातचीत भी होती है, टेलीफोनिक बातचीत भी होती है, व्हाट्सएप में भी हम लोग अपने मैसेज पास किया करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है इसमें। और आज जो मीडिया है यहाँ पर, कृषि के प्रति जो मीडिया का एक दृष्टिकोण है बड़ा स्पष्ट हो चुका है। आज किसान कम से कम टेलीविजन के पर्दे पे भी दिख रहा है, अखबारों में भी दिख रहा है। और आज कृषि पत्रकारिता इतनी मजबूत हो चुकी है कि जिस तरीके से देश में अन्य विषयों पर पत्रकारिता हो रही है, राजनीति में पत्रकारिता हो रही है या किसी और सब्जेक्ट पे पत्रकारिता हो रही है, उसी तरीके से आज कृषि पे भी बहुत जबरदस्त पत्रकारिता हो रही है। और जो किसान, जो जुझारू किसान है, वो इसका भरपूर फायदा ले रहे हैं। और मेरा मानना है गांव में जो खुरपी लेके अपने खेत में बैठा हुआ किसान है उस तक भी ये संदेश जाना चाहिए, क्योंकि खुरपी चलाने वाला किसान ही इस देश का असली किसान है और उसके पास सही जानकारी जानी चाहिए। तो हमारा प्रयास रहता है, कई कई बार हम क्या करते हैं, गांव में गांव गांव घूम लेते हैं
और किसानों से व्यक्तिगत उनके घरों में जाके बातचीत करते हैं। उत्तराखंड तो मैंने लगभग पूरा घूम लिया है। उत्तराखंड में बहुत से किसान मैंने मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और उसके अलावा भी हम उत्तराखंड से बाहर भी कई बार जाते हैं, और बहुत अच्छा लगता है जब हम देश के अन्य किसानों से इस तरीके की बातचीत करते हैं। तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क हमारे पास है। जी। अ, वैसे आपके पास अवार्ड का काफी बड़ा श्रृंखला है, तो उसमें से कुछ जो मतलब हाल ही में जो आपको अवार्ड मिले हैं उनका आप जिक्र करना चाहेंगे? देखिए, ये अवार्ड तो क्या है कि ये आप ही लोगों की, मतलब ये समझिए कि आप हमारे काम को आप अपने माध्यम से देश के सामने लाते हैं, या आम लोगों तक लाते हैं। तो वहां पर ऐसा होता है कि जब भी कोई किसान काम करता है, उसको एक मंच से सम्मान मिलता है, तो बहुत अच्छा लगता है। अभी कुछ दिन पिछले वर्ष ही मेरे को ये मिलेनियर फार्मर अवार्ड मिला हुआ था। इससे अभी कुछ 2-3 महीने पहले मेरे को दिल्ली में दैनिक जागरण के द्वारा अवार्ड मिला था। उससे कुछ टाइम बाद मेरे को फिर ये जैविक खेती पे अवार्ड मिला था। अब अवार्ड वाली बात जहां तक है, ये केवल एक आत्मसंतुष्टि है। बहुत अच्छा इसलिए लगता है कि चलिए हमने कोई काम किया, उसको समझने वाले लोग हैं। बाकी हमें तो अपने काम पर ध्यान रखना है। और इस जो मेन हमारे देश की समस्या है, जहर की समस्या है, अनाज में जो जहरीला अनाज हो गया, जहरीली थाली हो गई, उस समस्या से निपटना या उस समस्या के समाधान के लिए हमारा प्रयास होना चाहिए। बाकी हम अच्छा करेंगे तो कहीं ना कहीं सम्मान मिलता रहता है। ये भी एक सम्मान ही है। आपकी और मेरी यहाँ पर वार्ता चल रही है, ये भी एक बहुत बड़ा अवार्ड में से मानूंगा। तो ये सब चीजें हैं। अगर हम अच्छा करेंगे तो कहीं ना कहीं सम्मान मिलेगा ही मिलेगा। जी। अ, आपसे जितना सवाल पूछा जाए उतना कम है, लेकिन हमारे पास भी एक समय की एक सीमा है, तो इसी सारी चर्चा को हम समाप्ति की ओर लेके जा रहे हैं। और आपसे मेरा आखिरी सवाल यही है कि कृषि ज्ञान के मन से जो कृषि से जुड़े हुए जो पाठक हैं, दर्शक हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं अपने किसान बंधुओं से एक निवेदन करूंगा कि आइए हम सब लोग मिलकर इस मुहिम को, जो मुहिम हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने चलाई है, पहले प्रधानमंत्री हैं जो इतने चिंतित हैं किसान के लिए, और इस जैविक खेती के प्रति, प्राकृतिक खेती के प्रति उनका जो बहुत बड़ा रुझान है, उनके सपने को साकार करने के लिए हम किसानों को आगे आना होगा। उसके बाद जो हमारे उपभोक्ता हैं, मैं इस मंच के माध्यम से उन लोगों से भी कहूंगा कि आप जब भी मार्केट में जाते हैं, तो कम से कम आप बाजार से ये कहें कि हमें जहर मुक्त अनाज चाहिए, हमें जहर मुक्त सब्जियां चाहिए, हमें जहर मुक्त फल चाहिए। इसके लिए उन लोगों का भी मैं आह्वान करूंगा कि हम सब लोग मिलें। और इसके साथ साथ जो हमारे पाठक हैं या सुन रहे हैं, या जो हमारे युवा वर्ग है, जो इस देश में आने वाली कृषि में बहुत बड़ा बदलाव लाने की जिसमें कुव्वत है, उस युवा वर्ग से भी मैं कहूंगा कि आइए, एक इस ये भी एक बहुत बड़ा जन आंदोलन है हमारा, कि जहरीली खेती से इस देश को कैसे बचाएं, जहरीली खेती से इस कृषि को कैसे बचाएं। उसमें मैं अपने युवाओं से आह्वान करूंगा कि आइए हम सब लोग मिलजुल कर, उसमें हमारे मीडिया भी होगा, उसमें हमारे बड़े बड़े वैज्ञानिक भी होंगे, चिंतक भी होंगे। तो सारे लोग मिलकर इस विषय में अगर एक मंथन हम करते हैं कि वास्तव में इस जहरीले अनाज से हम कैसे दूर रहें, तो बहुत देर नहीं लगने वाली है। अगर हम सब लोग एक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, तो बहुत देर नहीं लगेगी इस समस्या के समाधान के लिए। धन्यवाद। सर, कृषि से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निसंदेह आपने काफी अच्छी जानकारी दी है, और मैं आशा करता हूँ जो भी किसान इस चर्चा को देख रहे हों, सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो जरूर इससे लाभान्वित होंगे। इसी के साथ इस चर्चा को मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ, और आशा करता हूँ आगे भी आप कृषि से ऐसे ही जुड़े रहेंगे, और किसानों को कृषि से संबंधित ऐसी ही जानकारी आप देते रहेंगे। कृषि से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार सर। धन्यवाद। आपका नमस्कार।